नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से बहाना लाउड स्पीकर है, लेकिन मामला कुछ और है। मामला दंगा कराना या शांति भंग करना है। तो ये कौन से लोग हैं जो लाउड स्पीकर की आड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और गुजरात तक तमाम जगहों पर मसला डीजे वाले बाबू या डीजे पर कितनी ज़ोर से कौन सा गाना बजेगा वो है, या फिर उसकी आवाज़ है। महाराष्ट्र में तो एक दूसरा संग्राम है कि मस्जिदों से अजान के वक्त के जो लाउड स्पीकर हैं वो उतारे जाएं, और इसको लेकर कानूनों का हवाला दिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल है कि ये सब हवाले अब क्यों आ रहे हैं, अचानक से क्यों आ रहे हैं? क्या इसके लिए कोई सोची समझी रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है? और ये जो ट्रेंड पूरे देश में दिखाई दे रहा है वो लाउड स्पीकर की आड़ में क्या कुछ कह रहा है? तो इसी पर है हमारा आज का सवाल इंडिया का, कि लाउड स्पीकर की आड़ में क्या गेम चल रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। और इसी पर आज दरअसल दो बड़ी चीज़ें हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अच्छा, उसने कहा है कि जो भी आप धार्मिक जगह पर अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो परिसर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। आप अगर एम्पलीफाई करना चाहते हैं अपनी आवाज़ को तो अपने परिसर तक सीमित रखें। दूसरी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अच्छा कदम ये भी उठाया है कि एक शपथ पत्र मांगा है उन तमाम लोगों से जो जुलूस इत्यादि निकालना चाहते हैं, और ये भी हिदायत दी है कि कोई भी धार्मिक जुलूस बिना इजाज़त के नहीं निकलेगा और यातायात इसको लेकर बाधित नहीं होना चाहिए। रास्तों पर यह आयोजन नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के जुलूस शोभा यात्रा ना निकालें। और आप सबको पता है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ है उनमें से अब ऐसा समझ में आ रहा है कि एक जो जलसा निकला था, जुलूस निकल रहा था, उसके पास इजाज़त नहीं थी और वो आखिरी था। 3 निकले थे, 2 शांतिपूर्वक निकल गए, लेकिन तीसरे वालों ने हिंसा की, या दोनों तरफ से किसी ने हिंसा को उकसावा दिया, किसी तरफ से हिंसा शुरू हुई। इसको लेकर ठीक इस समय पर कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन यूपी सरकार ने कदम उठाए हैं। और दूसरा, नासिक में, महाराष्ट्र में जो कमिश्नर हैं नासिक पुलिस के, उन्होंने, दीपक पांडे, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिनको दिक्कत है स्पीकर से, वो अगर अजान के वक्त में ही लाउड स्पीकर चलाएंगे तो इससे शांति व्यवस्था भंग होगी। तो उन्होंने भी अपने कायदे वहाँ पे लागू किए हैं। उनका कहना है कि अजान से पहले 15 मिनट और बाद में आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हनुमान चालीसा के लिए ना करें, उसके बाद आप जैसा चाहें कर सकते हैं। और मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में आकर इस किस्म का हंगामा ना करें, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसी हवा दे रही है कि वो मस्जिदों के सामने जाकर ये सब कुछ करेगी। 3 मई की डेडलाइन दी गई है और 3 मई ईद है और उस दिन हंगामे के आसार हैं, आशंका है। तो आज इसी पर है हमारा खास सवाल इंडिया का, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि लाउड स्पीकर की आड़ में क्या क्या चल रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त में हेमंत अत्री साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुरदीप सिंह सप्पल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रकाश चंद्र शर्मा जी हैं बीजेपी से, और सुमेरा अब्दुल अली हैं। तो सबसे पहले मैं सुमेरा जी के पास आ रहा हूँ गैर राजनीतिक बातों के लिए। सुमेरा जी, मुझे पता है आप एक लंबे वक्त से आवाज़ के जो प्रदूषण है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। आप कन्वेनर हैं आवाज़ फाउंडेशन की, और आप धर्म के से ऊपर उठकर इन मसलों को उठाती रही हैं। तो बताएं कि ये जो लाउड स्पीकर हैं ये कितनी बड़ी समस्या है सड़क पर और धार्मिक स्थलों से जो आवाज़ें आती हैं उनके लिए। सुमेरा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सुमेरा जी से हम बात कर पाएं। वो इस मसले पर धर्म से अलग हटकर अपनी बात करती हैं। वो मस्जिदों में इस किस्म से, या जो भी धार्मिक स्थल है, किसी भी किस्म के धार्मिक स्थल हो, वहाँ से आने वाली आवाज़ों और किसी भी किस्म की रैली को लेकर भी सवाल उठाती रही हैं। तो सबसे बड़ा, हेमंत अत्री साहब, आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि योगी सरकार ने शायद बेहतर कदम उठाया है, जो कदम महाराष्ट्र सरकार को उठा लेना चाहिए था, या जो दिल्ली में केंद्र की सरकार को या केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर उठाना चाहिए था। आप बिना परमिट किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभिषेक जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पिछले अगर 10 दिन के अंदर आप देखें तो ये लाउड स्पीकर और इस सारे विवाद में 6 स्टेट्स के अंदर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। कर्नाटका है, गुजरात है, राजस्थान है, दिल्ली है, और ये सारे इलाका जिनके अंदर ये हो रहा है, ये एक नैरेटिव है जो बिल्ड किया जा रहा है। और ये किसी धर्म पे जोड़ के मत देखिए आप इसको, ये एक भीड़ का तंत्र विकसित किया जा रहा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी।
और ये जो चीज है, ये इस देश के लिए बहुत ही भयावह और खतरनाक है। जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको आप कहां लेकर जा रहे हैं? और जो कानून जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, क्या ये कानून पहले नहीं है क्या? ये आज भी है कानून कि किसी भी प्रेमाइसिस के अंदर से लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, उसका साउंड का एक डेसिबल तय है। उसके बावजूद क्यों हो रहा है ये? और इसी रामनवमी पे, इसी हनुमान जयंती पे क्यों हुआ ये? इसको समझना पड़ेगा। और पुलिस को स्ट्रिक्टली जो लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, ना केवल कंसर्न एसएचओज की, बल्कि कंसर्न डीसीपी और एसपी की भी। और अभिषेक जी, नोट कर लीजिए मेरी बात, जिस दिन पुलिस की जवाबदेही तय होगी कि अगर किसी के इलाके में एक भी घटना हुई, उस दिन उसके साथ, अधिकारी के साथ क्या होगा, उस दिन ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। और इन घटनाओं को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये भीड़ तंत्र कहीं यूं ही बढ़ता रहा, तो लोग 1.25 साल पहले कैपिटॉल हिल पे क्या हुआ था, बिल्कुल उसी तरह की भीड़ थी, वो अनियंत्रित भीड़ थी। आज तो ये सड़कों पे कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, मस्जिद में कर रहे हैं। कल को ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, उन पे बैठ जाएंगी। जो पुलिस है हेमंत जी, जी बिल्कुल, हम इसलिए दिल्ली पुलिस की जो मंशा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। जो कांस्टेबलरी घायल हो रही है सड़क पर, उसके अलावा उनका, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं क्योंकि वो सड़क पर हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन आला जो अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हो रही है, इसको लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल साहब भी हैं और प्रकाश चंद शर्मा जी हैं। राजनीति के लिहाज से गुरदीप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एक नैरेटिव ये भी है कि 10 से 6 का रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कि नियम बनाए कि जी रात 10 बजे के बाद आप स्पीकर का इस्तेमाल ना करें और सुबह 6 बजे के पहले ना करें, और इसको लेकर अपवाद हैं, और अपवाद जो है वो एक धर्म विशेष है, जैसे कि मुस्लिम समाज के जो मस्जिद हैं उनको लेकर, और उसको एक बहाना बनाया जा रहा है। तो आप बताएं कि क्यों नहीं ऐसी बात तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू हो रही है कि कानून का तकाजा है, तमाम धर्म इसका पालन करें। देखिए अभिषेक जी, कई बार जो सामने स्पष्ट दिख रहा होता है, हम उस पे भी कयास लगा रहे होते हैं कि क्यों हो रहा है। ये पूरे देश को पता है कि ये इस वक्त कोशिश क्यों हो रही है। कोशिश सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ जाए। अपवाद जो है केवल एक विशेष धर्म में, आप कह रहे हैं अजान की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेके बोलता हूँ, सिर्फ उसके लिए नहीं है। हम बहुत सारे जानते हैं, मैं और आप दिल्ली में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारे ऐसे जागरण होते हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार होते हैं, बाकी धर्मों के भी होते हैं, जिसमें कि लाउड स्पीकर अलाउड होता है और लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपवाद केवल एक धर्म का है। सवाल यह है कि कुछ चीजें प्रचलित हैं, उसको अगर बदलना है तो मिल बैठ के बदलने की बात 15 दिनों की नहीं, इसलिए जब बदलना होता है, हाँ, 15 दिन की छूट, 14 दिन की छूट का मसला है जिसमें अदालत ने दिया हुआ है। मैं इसीलिए, क्योंकि देखिए ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्पीकर के नाम, लाउड स्पीकर के नाम पे हो रही है, ये उसकी आड़ है। तो सुमेरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमेरा जी, हमारे तीनों मेहमानों को भी आप समझा दें कि जो आप लड़ाई लड़ रही हैं, ये स्पीकर की जो लड़ाई है, इसको जरा समझा दें, लाउड स्पीकर की। बात तो ऐसी है कि जो भी लाउड स्पीकर होता है, कोई भी लाउड स्पीकर हो, तो जो कानून है उससे काफी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन करता है। एंड कानून इज बेस्ड ऑन अ हेल्थ इश्यू कि नॉइज पोल्यूशन से हेल्थ को अफेक्ट होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 80 डेसिबल से ऊपर आदमी को सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी इन मार्च एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिपोर्ट निकाला है, एंड दे हैव सेड दैट नॉइज पोल्यूशन इज द नेक्स्ट ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। तो अगर हम ये तरफ से देखें तो कोई भी जात का नॉइज पोल्यूशन हो, हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सबने कहा है कि नॉइज पोल्यूशन को जो कायदे हैं उसके अंदर रखना है। और लाउड स्पीकर अगर आप काम में लोगे तो नजदीक तो बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। ऑफ कोर्स इंडोर्स आप मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप इंडोर्स बिल्कुल, ये बिल्कुल। अब मुझे ये भी समझा दें कि जैसे ही आप ये लाउड स्पीकर के खिलाफ लड़ने जाती हैं, तो किस तरीके से दोनों धर्म के जो मानने वाले हैं, हिंदू और मुसलमान, वो आपके खिलाफ, मतलब आवाज फाउंडेशन के खिलाफ या ऐसे एक्टिविस्ट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसी मुश्किल का सामना है अगर आप स्पीकर के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो।
एक्चुअली मैं नहीं कहूँ कि वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मैं तो कहूँ कि जो अभी थोड़े साल पहले सिंस द हाई कोर्ट ऑर्डर सभी मेरे साथ दिए हैं, तो मुझे ये अजीब सा लग रहा है कि अभी कोई भी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज एक्चुअली आप देखो तो सभी देखते हैं कि अपने हेल्थ को संभालना है, और हर एक धर्म के लोग ने आगे बढ़ के कहे हैं कि वी विल कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन। अभी बात ऐसी है कि उनको कैसे कंट्रोल करना, ये उनको एजुकेशन देना जरूरी है, एंड दैट इज माय जॉब। इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि लोगों, और हाई कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अवेयरनेस कि दूसरे और किसी को पहले करना है, अवेयरनेस के हमको करके तो आपको लग रहा है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है सुप्रिया जी? अभी हाल तो बहुत ही कम है, और जो अवेयरनेस है, जो लोग दिखा रहे हैं अवेयरनेस, उनको कहा जा रहा है कि आप नहीं, आपको ज्यादा और ज्यादा आवाज करना ही है। सो दैट इज द सैड पार्ट टू मी। अवेयरनेस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है ऑफ नॉइज पोल्यूशन एज अ हेल्थ इशू। ठीक है, बिल्कुल सुमेरा जी। सप्पल साहब, सुमेरा जी आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि तकनीकी मसलों पे मैं आपके पास आऊँगा। आपने सुना, प्रकाशन शर्मा जी आप मुझे बताइए कि ये लड़ाई जो है वो लाउड स्पीकर को की आड़ में हो रही है, हर जगह उसको बहाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया हुआ है, कुछ इलाकों में भी बनाया हुआ है। यूपी सरकार का एक फैसला सही माना जा सकता है कि आप धर्म जो परिसर है उससे बाहर आपकी आवाज़ न जाए। तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली में ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता था? दिल्ली में क्यों केंद्र की सरकार या पुलिस जो है वो ये सब लागू पहले नहीं करा सकती थी? किस चीज का इंतजार कर रहे थे आप लोग? अभिषेक, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जो आप कह रहे हैं और जो अत्री साहब ने कहा बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र से कुचलने का प्रयास हो रहा है, और ये लगातार 19 के चुनाव जीतने के बाद और अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुए हैं, ये जो बिल्कुल सिमेट्री डेवलप हुई है। दिल्ली के 3 दंगों का आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरह से पहला दंगा हुआ फरवरी 2020 में, दिल्ली जली, पूर्वी दिल्ली जली, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जली। कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे इन्वॉल्व थे, सबके सामने है, और हमने क्या किया देश के सामने है। दूसरा, किसान आंदोलन की आड़ पे भीड़ तंत्र को हावी करके लोग, मतलब 26 जनवरी के दिन लाल किले के प्रांगण में जो नंगा नाच नचाया गया भीड़ तंत्र के नाम पे, हमारे सामने है। और तीसरा अभी लेटेस्ट 16 अप्रैल, ठीक है, देखिए बात बहुत स्पष्ट, बात बहुत स्पष्ट, बिल्कुल। मैं तो नाकामी का सवाल उठा रहा हूँ। नहीं प्रकाश जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, नहीं मैं 2 मिनट के लिए आपकी बात मान ले रहा हूँ कि भीड़ तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा हो, लोगों को भड़काया जा रहा हो, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि स्पीकर की जो, देखिए जहांगीरपुरी में जो शुरुआती विवाद कैसे शुरू हुआ कि वहां पर अंदर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था मस्जिद के अंदर, बाहर से सामने से जो यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, उनको कहा गया कि आप अपनी आवाज कम कर लें, ठीक है। लेकिन ये सब लागू करना आपके रहते हुए, ये तो आपका शासन है ना, आपकी सरकार एक तरीके से है, वहां पे आप पुलिस वहां पे कंट्रोल करते हैं, तो आपको किसने रोका है ऐसे भीड़ तंत्र को दबोचने से, या उसको खत्म करने से, या उसको प्रिवेंटिव कदम उठाने से? अभिषेक, एक बात समझने की बहुत स्पष्ट है कि इन भीड़ के जो यहाँ वोटर हैं उसी से ये लोकतंत्र है और मजबूत है। आपको एक कंपैरिजन दूंगा, पिछले 8 साल में कितने दंगे हुए, कैसे हमने कंट्रोल किया, बहुत मिनिमम समय किया, और उसका पास्ट इतिहास से देख लीजिए कि लोगों को जिंदा जलाया गया है। सरकार ने, पुलिस ने अपनी ड्यूटी, आज अभी पुलिस कांस्टेबल घायल हुए हैं, और इतने तमाम वहां सीसीटीवी लगे हुए थे, फुटेज आ रहे हैं, इंक्वायरी अभी ऑन है। हम एक डिसीजन पे पहुंच जाएं, मीडिया और डिबेट के माध्यम से हम उस पर डिसीजन दे दें कि अंदर ये हो रहा था और बाहर क्या हो रहा था, ये बहुत जल्दबाजी होगी। जांच आप होने दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा। नहीं, मैं तो चाहता हूं साहब, सप्पल साहब मैं आपको ला रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग भी सवाल ये क्यों नहीं उठा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक नाकामी भी है? क्योंकि एक बड़े अफसर से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि देखिए कलेक्टर या एसपी अगर किसी इलाके में चाह लेते हैं कि वहां पे दंगे नहीं होना है किसी भी नाम पर, चाहे वो स्पीकर के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर हो या किसी, तो वहां पे दंगे नहीं होते हैं। तो फिर आप लोग ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस की नाकामी है? देखिए, गलत बात आप कह रहे हैं कि हम लोग ये सवाल नहीं उठा रहे। अगर आपने सोनिया जी और बाकी 13 लीडर्स का चिट्ठी पढ़ी होती तो स्पष्ट था कि ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है। और मैं अभी प्रकाश जी को भी सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं देश के किसी बहुत ही दुर्बल, बिल्कुल शक्तिहीन, निशक्त व्यक्ति की
भाषण सुन रहा हूं जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है। ये लग ही नहीं रहा था कि ये वो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो पार्टी दिल्ली में पिछले 8 साल से सत्ता में है और अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं 20-25 साल से भी सत्ता के अंदर है। इतने दुर्बल आप कैसे हो सकते हैं? ये तो जिम्मेदारी आपकी थी, आप सरकार चला रहे हैं, आपकी सरकार कहती है सबकी सुरक्षा, नहीं भी कहती है, संवैधानिक आपने शपथ ली है हर व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी रक्षा तो आप ही को करनी है, कोई और तो आके करेगा नहीं। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि एक एफआईआर होती है दिल्ली में और 2 घंटे बाद वो बदल जाती है, एएनआई को एफआईआर की डिटेल भेजी जाती है और विड्रॉ हो जाती है। कौन सी आपने जांच की? आप डायरेक्शन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, खाली दिल्ली तक क्यों सीमित रखें कि कल कलेक्टर ने मध्य प्रदेश में खरगोन के कलेक्टर ने बोला कि मैंने ऑर्डर ही नहीं दिए थे बुलडोजर चलाने के। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? और आप पूरे देश को भ्रमित करना चाह रहे हैं, और भ्रमित भी नहीं करना चाह रहे हैं। एक सिंगल स्टेटमेंट बीजेपी के किसी नेता, प्रधानमंत्री जी से लेके प्रकाश जी तक, कहीं किसी ने नहीं बोला कि भड़काने वाले भाषण मत बोलिए, भड़काने वाले नारे मत लगाइए, हेट स्पीचेस मत दीजिए। ये जो वर्बल वायलेंस हो रही है, वर्बल मौखिक वायलेंस जो आप कर रहे हैं, जो रास्ता बना रही है इस कम्युनल वायलेंस का, उसके खिलाफ सरकार बोल ही नहीं रही है। तो प्रशासनिक लेवल पे है, राजनीतिक लेवल पे है और विचारधारा के लेवल पे है, तीनों लेवल पे बीजेपी से हम सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, प्रकाश जी को जवाब देना चाह रहे हैं। जी प्रकाश जी, जल्दी से, फिर मुझे हेमंत जी से बात। अभिषेक देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है जो कांग्रेस की राजनीति करने का तरीका रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करने का, डिवाइड एंड रूल राजनीति करने का, वो स्पष्ट है। अभी के 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक करौली में घटना हुई, एक यहाँ हुई। क्या आपने किया? सबके सामने पूरा देश है। दूसरा, 8 साल की सरकार में मोदी सरकार ने कैसे चीजों को टेकअप किया है और पास्ट में आपने कैसे देश को जिंदा जलाया है। यहीं दिल्ली के चौराहों पे यहाँ सिखों को निकाल के जलाया गया और ये आप ही की सरकार थी। आप फिर दुर्बल क्यों थे? ये जो आपने इतिहास हमें दिया है, ये जो आपने अपना बैंक बैलेंस दिया है, इसको सुधारते सुधारते कितना हमने सुधार दिया है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार है और जन भागीदारी तक की सरकार है। बिल्कुल। आप प्रकाश जी मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में हिंसा के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? देखिए, आप जहां तक बात है अभिषेक, जनता के लिए सरकार है। वहां पे सरकार ने किस तरह से एक्ट किया, किस तरह से रिएक्ट किया और जलने दिया गया, होने दिया गया। तो दिल्ली की गवर्नमेंट की हिंसा के लिए दिल्ली में जिम्मेदार ठहराए? 2 घंटे के अंदर दिल्ली की हिंसा के अंदर, 1 मिनट अभिषेक आपको स्पष्ट बता दूं, काफी रिकॉर्डिंग, दो नियम कैसे लागू हो सकते हैं? प्रकाश जी मुझे एक बात बताइए। प्रकाश जी मुझे समझाइए ना, मुझे आप समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए कि एक राज्य में अगर हिंसा होती है किसी भी मसले पर तो वहां की सरकार जिम्मेदार है, और दूसरे राज्य में अगर हिंसा होती है तो वहां पर उसकी सरकार जिम्मेदार नहीं है, या वहां पर जो प्रशासनिक महकमा है वो जिम्मेदार नहीं है। तो आप एक ही मानदंड लगाएंगे कि नहीं राजनीति के लिए? अभिषेक, एक्शन के अगेंस्ट में रिएक्शन होता है। जो एक्ट हुआ उसके अगेंस्ट में करौली में क्या रिएक्शन हुआ, और जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ है एक्शन, उसके अगेंस्ट में क्या रिएक्शन हुआ। गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। जांच बहुत टॉप लेवल पे चल रही है, आरोपियों को चिन्हित किया गया है, पकड़ा गया है, उसकी जांच जारी है। ये अभी तक करौली में क्यों नहीं हो पाया? और ये प्रोटेक्शन करने में इनके लोग वहां पे लगे हुए हैं तमाम तरीके से। आप देश में एक भ्रम फैला रहे हैं, और क्या पता है कि ये मध्य प्रदेश से लेकर बाकी जगहों पे जहां हम पीस की अपील कर रहे हैं, ये इनका बिल्कुल कहना गलत है कि हमारे किसी नेता ने इसको कंडेम नहीं किया, बल्कि हमने एक्शन किया है, ऐसी चीजों को रोका है। कल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माननीय जेपी नड्डा जी की चिट्ठी स्पष्ट है, और पढ़ेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, फिर मुझे हेमंत अत्री के पास जाना है। जी सफल जी, जल्दी से। 2 बार करौली का जिक्र किया। कांग्रेस की ओर से मैं ऑफिशियली आपको बता दूं प्रकाश जी कि करौली में जब हिंसा हुई तो 46 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो दोनों समुदायों के हैं। जिसने दंगा किया वो गिरफ्तार हुआ, किसी के प्रति मोहब्बत भी बढ़ती है, और इसी वजह से रामनवमी के दिन वहां कोई हिंसा नहीं हुई। आप ये गलत देश को मत कहिए कि करौली में हिंसा लगातार हो रही थी और दिल्ली में आपने रोक दिया है। लेकिन दिल्ली में या खरगोन में आप लोग चिन्हित करके पकड़ रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी आपत्ति है। सवाल यह है, दंगा होता है, 2 पक्ष होते हैं। जो दंगाई है उसको गिरफ्तार कीजिए, जो दंगाई है उसके ऊपर आप केस कीजिए, जो दंगाई है उसको आप जेल में भेजिए। लेकिन आप मेरा दंगा वर्सेस तेरा दंगा की जो फिलॉसफी इस देश के अंदर लाना चाहते हैं, उसका तो विरोध होगा। जो आपने कहा कि नड्डा जी की मैंने पूरी चिट्ठी पढ़ी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है, एक लाइन में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हेट स्पीच की निंदा करता हूं। एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। देश के अंदर जो हेट स्पीच आप लोगों के साथी दे रहे हैं, एक शब्द नहीं बोला है। जो नारेबाजी भड़काऊ हो रही है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है नड्डा जी ने। सवाल यह है कि आप रूलिंग पार्टी हैं, क्यों नहीं आप निंदा करेंगे? जो लोग आग लगा रहे हैं देश में, वो किसी भी धर्म के हों, आप उनकी निंदा नहीं करेंगे? आप उसको मौका उठा के सिर्फ व्हाट अबाउट के अंदर जाते हैं। बिल्कुल,
जी 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 सफल साहब, हेमंत जी, जो मेरा सवाल है वो ये कि लाउड स्पीकर की आड़ में मसला दूसरा एक और है, वो ये कि मानदंड क्या हो। क्या अगर करौली में हिंसा है तो हम खुले तौर पर कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, अगर उत्तर प्रदेश में भी होती तो हम पहले कहते थे अखिलेश यादव जिम्मेदार है, और अगर अभी होगी तो वहां पे आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार होंगे, मध्य प्रदेश के लिए शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार होंगे, और महाराष्ट्र में अगर हिंसा होती है तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार होंगे। तो फिर ये मानदंड क्या होने चाहिए? क्योंकि प्रकाश जी इस मानदंड पे अलग अलग चीजों पे रिएक्शन वर्सेस जो एक्शन रिएक्शन ये तमाम नई थ्योरी लेके आ जाते हैं, तो आप बताइए जरा। अभिषेक जी, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये मेंटलिटी का इशू है। मुझे ये बताइए कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ या बाकी 6 स्टेट्स के अंदर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्यों हुआ और ये इसी समय क्यों हुआ। ये 2 चीजें समझने की है। इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसके लिए जवाबदेह है कंसर्न एसएचओ, कंसर्न डीएसपी, डीसीपी या एसपी या जो भी वहां का जो पुलिस अधिकारी है या मजिस्ट्रेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस और बनाम की लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इशू केवल इतना है कि जो कायदे कानून पहले से एग्जिस्टिंग है उनको एनफोर्स किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 उनकी जवाबदेही तय की जाए। और समस्या क्या है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सारे के सारे लोग धर्म की राजनीति में भरोसा करते हैं। राजनीति में धर्म क्या हो ये उनकी चिंता नहीं है, और मेरी और आपकी सबसे बड़ी चिंता है कि राजनीति का धर्म क्या हो, और जब आप सत्ता में हैं तो आपका राज धर्म क्या हो। आज स्थिति यह है कि सरकारें खुद ही बुलडोजर चलवा रही हैं, खुद ही जेसीबी चलवा रही हैं, कोई केस टू कोर्ट नहीं गया है। ये कौन सी शासन व्यवस्था है? हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है इस देश में। यहां पर एक कानून व्यवस्था का शासन है अभिषेक भाई, ये ऐसे नहीं हो सकता। और किसी भी पुलिस अधिकारी, मैं 6 स्टेट्स की बात कर रहा हूं झगड़े हुए, किसी में भी एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? दिल्ली पुलिस इस देश की सबसे एफिशिएंट पुलिस मानी जाती थी, वहां पर इतने हथियार, इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हुए, मुझे बता दीजिए। सवाल जी बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछूंगा, प्रकाश चंद्र जी से भी पूछूंगा और सफल साहब आपसे भी पूछूंगा कि आखिरकार कितने अधिकारियों को हटाया गया और क्यों नहीं हटाया गया। जहां जहां से हटने चाहिए वहां से हटाए गए, क्योंकि ये मैसेज तो सरकारों को देना है कि वो अपने अफसरों को दंडित करेंगे अगर उनके इलाके में कुछ हिंसा होगी, और अगर ये इस मसले में कोई सरकार शामिल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसे ऐसे मैसेज देने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेक के बाद, छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस मसले पे बात करेंगे। सुमेरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर के बारे में, लाउड स्पीकर के बारे में जो आपकी लड़ाई चल रही है उसके बारे में बता दीजिए। सवाल इंडिया का में एक बार आपका फिर स्वागत है। जो बड़ा मसला है वो ये है कि इस बार दंगों के लिए या सांप्रदायिक उन्माद के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। इस तरफ से जोर जोर से बजाई जा रही हैं तो उस तरफ से अजान के वक्त के ठीक वक्त में आवाज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब मैं ब्रेक के पहले जो सवाल कर रहा था प्रकाश जी, वो ये था कि अगर अत्री साहब की बात मान ली जाए तो ये अगर एक प्रशासनिक मसला है तो इसमें क्या प्रशासनिक नाकामियां भी हैं, और इसके लिए किस किस्म के दंड दिए गए हैं बीजेपी शासित राज्यों में जहां जहां इस तरीके की घटनाएं हुई हैं वहां पर? अभिषेक, बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पे जांच हो गई और चीजों को दोषी पाया गया है वहां पे अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अभी आपने यूपी का एग्जांपल दिया, चीजों को हम रेगुलेट करने में लगे हुए हैं, हम सबको समान अधिकार देने में लगे हुए हैं, हम समान नागरिक अधिकार की बात करते हैं, हम डिवाइड एंड रूल की बात नहीं करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। तो यह बिल्कुल अपने हिसाब से स्पष्ट है। रेस्पॉन्ड टाइम क्या होता है, आप किस कम समय में किया, हम पिक एंड चूज की राजनीति नहीं कर सकते। और राजनीति एक अलग विषय है, अत्री साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय एक दूसरे के घाव उड़ेदने का नहीं है, ये समय समेटने का है कि हम समेट के, जब हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे वो कोरोना हो, पूरा विश्व किस मुहाने पे खड़ा हो, और चिट्ठी में स्पष्ट रहा हुआ है, उस समय देश की कैपिटल राजधानी में जिस तरह से करप्शन हो रहा है, मतलब सरकारों के मंत्री इन्वॉल्व हैं, उस समय भी हम चीजों को अगर बचा के ले जा रहे हैं तो यह ऑब्वियस है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन हमें अपने लोगों को, खासकर अपने युवाओं को, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, हमारी जनरेशन है। आपको नहीं लगता कि दिल्ली का मसला, प्रकाश जी, क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली का मसला इतना संवेदनशील है कि पहली नजर में पुलिस की अगर कोई नाकामी है तो उसको उजागर करना और वहां से अधिकारियों को हटाना एक अच्छा मैसेज देता, बताता कि ये कितनी कड़क है सरकार?
अभिषेक देखिए, ये पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं। एक कोने में से, पूरे कैनवास में से एक पॉइंट हमने उठा लिया कि साहब अपना ठीकरा किसी पे फोड़ना, पुलिस अधिकारी पे फोड़ दो। उन पुलिस अधिकारी का क्या जिनको चोटें लगी हैं, जो इस यात्रा के साथ चल रहे थे। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम हमारे पास एक और है, जनसंख्या है, भीड़ तंत्र है, जो अत्री साहब ने स्पष्ट कहा, लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें। रेगुलेट हम सड़क पर सुरक्षा करने वाले कांस्टेबल्स को हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए कह रहे हैं, जिम्मेदारी तय करें। जी गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आप भी बताएं कि राजस्थान में आपने कैसे जिम्मेदारी तय की है, और महाराष्ट्र में ये जिम्मेदारियां तय नहीं हुई हैं। मैं आपको बता दूं, लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यहां पे उपद्रव मचाने के लिए धमकी दे रही है, और सरकार एक तरीके से कह रही है कि हम व्यवस्था करेंगे। यहां पे भी आपके समर्थन से जो सरकार चल रही है, वो ऐसा कोई भी संदेश नहीं दे रही है जिससे ये पता चल रही है कि कानून का राज है और लाउड स्पीकर की आड़ में आप कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक जी, पहले तो करौली की बात, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है। करौली में जब ये हिंसा हुई, उसके बाद वहां के कलेक्टर को हटाया गया। दूसरी तरफ केसी मीणा जो होम सेक्रेटरी हैं, सबसे उच्च अधिकारी हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना के उनको वहां करौली भेजा गया। होम सेक्रेटरी को, ये सरकार की सीरियसनेस को दिखाता है। फिर 3 मेंबर की कांग्रेस की अपनी टीम, 3 एमएलए की टीम वहां पे जांच करने अलग से गई। खरगोन के अंदर कांग्रेस ने 5 अपने एमएलए की टीम बनाई है, जो वहां पे अपनी जांच करके सरकार को रिपोर्ट देगी। और महाराष्ट्र की आपने बात की, नासिक की, आपने प्रोग्राम की शुरुआत इससे की थी कि नासिक में प्रीएम्प्टिव स्टेप उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से तनाव न भड़के। लेकिन बीजेपी का क्या हो रहा है, मैं बीजेपी की बात भी तो करूंगा कि खरगोन में पहले आपने बुलडोजर चला दिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने चला दिए, बोला एक कानून है प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट, उसके तहत चलाए। बाद में पता चला इनके मंत्री जी को कानून में 120 दिन का समय देना है, ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा, तो ट्राइब्यूनल बनाया। बाद में पता लगा ट्राइब्यूनल बना के भी काम नहीं होना है, क्योंकि उसका एक तो प्रोसीजर है, वो फॉलो नहीं हुआ। तो बोला कि कलेक्टर ने कि नहीं, हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिए। और अब जिनका घर गिराया गया था एक व्यक्ति का, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में दोबारा बनाने के लिए प्रशासन ने उसको अप्रोच किया। तो ये प्रशासन आप चला रहे हैं। आप खुद देखिए कि इस तरह से दिल्ली के अंदर, जो मैं फिर रिपीट करूंगा, कि आपने एक एफआईआर की, उसमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम था, 2 घंटे के अंदर एफआईआर बदल गई। किस आधार पे बदल गई? ये प्रशासन चलता है, कानून का राज है ना। आप कंगारू कोर्ट मत बनाइए इस देश को। इस देश के अंदर लॉ है, लॉ का प्रोसीजर है, कोर्ट्स हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसको फॉलो करते। आपकी सरकार तो प्रकाश जी क्या कर रही है, इस देश को एक बनाना रिपब्लिक कंगारू कोर्ट में बदल दे रही है। और अगर आप ये कहते हैं कि हमने बुलडोजर इसलिए चलाए, अगर आप ये कहते हैं बुलडोजर इसलिए चलाए कि टाइम लगता है लॉ की डिलीवरी में, तो आप 16 साल से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आप 8 साल से दिल्ली में चला रहे हैं। अगर डिले है जस्टिस में, उसकी जिम्मेवारी भी आपके ऊपर है। ठीक है सपल जी, प्रकाश जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। प्रकाश जी, प्रकाश चंद्र शर्मा जी जवाब दे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप जुड़िए फिर मैं। अभिषेक देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, सपल साहब जिस तरह से कह रहे हैं, देखिए इनका अपना एक बहुत छोटा नैरेटिव है और बहुत छोटे हिस्से को ये देख रहे हैं, माइक्रो प्रोस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं कि इसके रिपरकेशंस क्या होंगे, चीजें क्या होंगी। ठीक है, इनका अपना एक प्रोसेस था, प्रोसेस के चक्कर में ये हुआ कि कांग्रेस पूरी गर्त में जा चुकी है, ये अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, तो ये सरकार और प्रशासन को क्या बचाएंगे, वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। दिल्ली में आम आदमी भी है, दिल्ली में केंद्र में बीजेपी भी है, और एक्शनेबल पॉइंट में बता रहा हूं अभिषेक, आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। जिस तरह से वहां पे टीम डिप्यूट की गई, जिस तरह से इमीडिएट तुरंत आग को कंट्रोल करके विद इन नो टाइम उस पर एक्शन लिया गया, चीजों को रोका गया, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए ताकि आगे एक्शन ना हो। ये करोड़ों में नहीं हो पाया। एफआईआर क्यों बदली गई, ये बताइए ना, एफआईआर किस आधार पर बदली? एफआईआर एक पॉइंट लेके जांच का विषय है, पॉइंट है, बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर कैसे बदल गई? बस इनको एक चीज, बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर बदल कैसे गई? ये के अलावा रेनबो में 7 कलर होते हैं, बाकी 6 कलर की आप बात नहीं करेंगे। आपको लाल कलर नजर नहीं आ रहा, बात कर रहे हैं। मोटी बात बताइए, एफआईआर कैसे बदल गई? आप अल्टीमेटली जो आप अभी दूसरी बात कर रहे थे बनाना रिपब्लिक की, सॉरी टू से, आप जैसे लोग स्पेशली कांग्रेस पूरे विश्व को, जहां एक सरकार, एक नेतृत्व देश की इज्जत बढ़ाने में लगा हुआ है, और आप ऐसे शब्दों का चयन करके देश को बेइज्जत करने में लगे हुए हो। आपने कोविड के समय में प्रकाश जी, इस देश को इज्जत इसलिए मिलती ही रही है क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, एक सफल अर्थतंत्र हैं और एक सफल लोकतंत्र हैं। इसको डिमोलिश करेंगे तो इससे नुकसान होता है देश की प्रतिष्ठा को। आज डेटा की बात, प्रकाश जी इसके लिए अलग से डिबेट कर लेंगे। जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं ब्रेक लूं, फिर उसके बाद दोबारा लौट। अभिषेक जी, एक चीज बड़ी साधारण है, जिस सवाल पे कोई भी कांग्रेस और बीजेपी का लीडर नहीं जा रहा, अनफॉर्चुनेटली, सवाल ये है कि इस देश के अंदर गवर्नेंस का एक सिस्टम है,
कहीं पर कोई दंगा हुआ, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, किसी भी कारण से हुई, उसके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या रहते हैं? हर एक पुलिस फोर्स के पास अपनी इंटरनल सिक्योरिटी ब्रांच होती है, जिसको खुफिया शाखा कहा जाता है। हर जगह की थर्ड परसेप्शन की जाती है और उस सारे के बाद परमिशन दी जाती है किसी भी धर्मा जुलूस जो भी चीज है। इन सारे केसेस में कंप्लीट फेल्योर है 6 की 6 स्टेट्स के अंदर। कहीं पर थ्रेट परसेप्शन का एनालिसिस नहीं किया गया, ऐसे ही परमिशन दे दी गई, ऐसे ही भीड़ निकलती रही, ऐसे ही हथियार इकट्ठे होते रहे, ऐसे ही पत्थरबाजी होती रही। और अभिषेक जी, सवाल ये है कि इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं है जी, सिर्फ आपकी बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल कांग्रेस बीजेपी का उतना बड़ा नहीं है जी। सफल साहब, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आपसे दोबारा बात करूंगा। लेकिन बड़े सवाल तो उठेंगे कि गुजरात में क्यों हुई हिंसा, वहां पे भी रामनवमी और हनुमान जयंती पर, कर्नाटक में क्यों हो रही है हिंसा, और अगर बीजेपी एक वक्त में फख्र के साथ हमें सबको बताया करती थी कि उनके राज्यों में दंगे नहीं होते हैं, तो फिर उस फख्र का अब क्या हुआ? अब क्यों हो रहे हैं दंगे? क्या वो अब उस तरीके से काबिल नहीं बची हैं? उनकी सरकारें कमजोर हैं? वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर फिर से बात करेंगे कि प्रशासनिक कमजोरी है या राजनीतिक कमजोरी। सवाल इंडिया का में हम बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की आड़ में उन्माद को बढ़ावा कौन दे रहा है। तो 3 मिनट का वक्त है हमारे पास, 3 मेहमान हैं। प्रकाश जी, आपके साथ आपसे मेरा एक सवाल है जो रह गया है कि आप जो पिछली बार मैं पूछ रहा था सेगमेंट में कि फक्र होता था पहले बीजेपी की सरकारों को कि उनके राजपाट में कभी दंगे नहीं होते हैं या धार्मिक उन्माद नहीं हो रहा, अब क्या हो गया? अभिषेक, देखिए, नैरेटिव है फिर देखने का, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है भीड़ तंत्र के माध्यम से, और बीजेपी सरकार उतनी ही प्रोमिनेंट है जितनी थी। इनके जो भी मुद्दे थे और जो पहले चीजें हैं उसको इमीडिएट रेस्पॉन्ड टाइम में इसको कंट्रोल किया गया है और इसकी जड़ तक जांच हो रही है। कल हमारे अध्यक्ष ने भी चिट्ठी लिखी है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कौन लोग हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से, चाहे गुजरात से राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश से दिल्ली हो, ये ऑर्गेनाइज कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी कोशिश हुई थी, हमने देखा, मैंने आपको एग्जांपल दिए दिल्ली के कि कैसे 2 साल में अलग अलग दंगे हुए और सबके सामने थे स्थिति। तो बिल्कुल कहीं बीजेपी कोई कमजोर नहीं है, और देश की रक्षा करने में, देश की इंटरनल सुरक्षा हो, चाहे उसकी बाहर सुरक्षा हो, चाहे देश की नागरिकों की बाहर सुरक्षा हो, जो हमने यूक्रेन में किया, हम सक्षम हैं, हम समर्थ हैं। हाँ, लेकिन इसके रूट कॉज में जाने की आवश्यकता है और हम सबको समझने की आवश्यकता है। चाहे कांग्रेस ने पहले जो भी राज्य में अपना शासन किया हो या चाहे बाकी दलों ने किया हो, वो दोबारा उस चीज को लाना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से असफल कोशिश है। उसको बहस के मुद्दे से लाके, उसको प्रमोट करके, उसको सपोर्ट करके, एक जाति वर्ग का बता के, मतलब अगर बदमाशी है तो बदमाशी सबके लिए सेम है, अगर गलत है तो गलत सबके लिए सेम है। दिन अगर है तो दिन सबके लिए दिन ही रहेगा, रात नहीं रहेगी। लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्र, बाकी विरोधी दलों के मित्र दिन को रात बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और मुझे लगता नहीं वो उसमें सफल हो पाएंगे। ठीक है सफल जी, एक नैरेटिव ये भी है जिसका मैं आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब चाहता हूं कि हम ये कहने से क्यों हिचकिचाते हैं कि देखिए, अगर लाउड स्पीकर की आड़ में ही कोई दूसरा धर्म, अगर हिंदू धर्म के मानने वाले अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो हमें उनकी निंदा करनी चाहिए, और अगर मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं तो उनकी भी निंदा करनी चाहिए। हम क्यों नहीं कह पाते हैं कि नहीं जी, अजान ठीक नहीं है, अगर आप बहुत अर्ली मॉर्निंग अगर आप आवाज कर रहे हैं और उसकी आवाज कम होनी चाहिए, लाउड स्पीकर की आवाज। इसको इन्हीं शब्दों में कहने में क्या गड़बड़ी है या क्या परहेज है? अभिषेक जी, ये सवाल के अंदर एक एजम्पशन छुपा है। एजम्पशन छुपा है कि इस देश के अंदर कभी भी कोई ऐसी बातचीत कोई रिफॉर्म्स हुए नहीं है। हुए हैं रिफॉर्म्स करने के तरीका होता है कि सरकार आए, आगे आए, जो प्रशासन है आगे आए, बुलाए पक्ष को, बात करे और कहे कि भैया ये उसका सवाल है, पोल्यूशन का सवाल है, ये गलत परंपरा है। ऐसा नहीं, 10 बजे के बाद आज देश के अधिकांश हिस्सों में लाउड स्पीकर नहीं लगते ना। लोगों ने मान ली थी बात, प्रशासन ने लोगों को समझाया, मानी बात। तो लेकिन अगर आप सामने खड़े होकर चैलेंज करके कि जी आप बोलेंगे तो हम उसके जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और एक माहौल बिगाड़ेंगे, और हम हनुमान चालीसा में नासिक में पढ़ेंगे, यूपी में नहीं पढ़ेंगे। आज यूपी में पढ़े ना, मैं कहता हूं, आज चैलेंज करता हूं, आज योगी जी की इनकी सरकार है, वहां पढ़े, मैं चैलेंज करता हूं इनको। लेकिन वहां नहीं होगा, क्योंकि सवाल ये है कि जो प्रशासनिक कदम होते हैं वो प्रशासनिक कदम होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो मिल बैठ के सुझाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अत्री जी, एक छोटी सी आपकी कमेंट इस पर। अभिषेक जी, कुल मिला के बात यह है कि हमें यह तय करना होगा कि ये देश प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है। आज की तारीख में हमारा देश रिग्रेशन की तरफ जा रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं रहे, सिंपल एक कारण से कि हम ना तो सुनने को तैयार है,
हम कभी धर्म के आधार पे, कभी संप्रदाय के आधार पे, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि धर्म चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, वो किसी को भी परेशानी क्यों करे, चाहे वो लाउड स्पीकर के जरिए है, चाहे वो भीड़ तंत्र के जरिए, चाहे किसी के भी जरिए। क्या इस पर आम सहमति नहीं हो सकती? इस दिशा में किसी पार्टी का कोई काम नहीं है। काम केवल क्या है, वोट की सियासत कैसे करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। वक्त की थोड़ी सी कमी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी आपका, सफल साहब आपका, हेमंत खत्री जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सवाल रहने वाले हैं। जो जीतन राम मांझी ने बिहार से कहा है उसको सुनना चाहिए कि अब सड़कों पर इस तरीके से धमाधूम करके धर्म यात्राएं, किसी भी धर्म की, इन सब पर पाबंदियां होनी चाहिए। अब देश में पॉपुलेशन या जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और इन सब के लिए बहुत कम जगह होनी चाहिए। धर्म वैसे भी आपकी निजी आस्था का विषय है। वक्त एक ब्रेक का है।